तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। 20 तारीख आपका बोर्ड का एग्जाम है, इसीलिए आपके लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में गारंटेड आएंगे। जैसे कि 8 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस में जितने भी क्वेश्चन हैं जो अभी तक मैंने बायोलॉजी के एनालिसिस करे हैं और जो एग्जाम में आपके आते भी हैं, उन्हीं पर बेस्ड ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कंसेप्ट को भी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। अब हम सभी को पता है जो दो न्यूरॉन्स होती हैं जो उसके बीच में गैप्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, साइनेप्स। जैसे मान लो एक हमारी यहां पर नर्व है, एक दूसरी नर्व है, तो उनके बीच में सर्टेन गैप्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, उस गैप का नाम क्या होता है, साइनेप्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये लिम्फ के ऊपर है। अब लिम्फ जो होता है, लिम्फ के ऊपर 4 आपको स्टेटमेंट दी हुई है, बट आपसे पूछ क्या रहा है कौन सी इनमें से फॉल्स है। तो ध्यान रखना, हमें पता जो लिम्फ क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरी में से येलोइश फ्लूइड निकलता है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में बोल क्या रहा है। आपको नॉट करेक्ट बतानी है लिम्फ के बारे में। अब समझो, पहला इट आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, ये बात सच है, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। दूसरा कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्व करता है फैट को, ये बात भी सच है इसके बारे में। ये सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा की तरह, और मैंने क्या था, कलरलेस होता है। और ध्यान रखना ये किसके अंदर प्रोटीन क्या होता है, लेस होता है। ये तीनों बातें क्या सही है, बट ब्लड प्लाज्मा की तरह सिमिलर होता है, ये बात भी सच है। रेड कलर, रेड नहीं होता, कैसा होता है हमारा, येलोइश। कैसा होता है, येलोइश। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, ये स्टेटमेंट क्या हमारी गलत है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। बेटा इस वीडियो में ध्यान रखना, हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आपके एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। आप प्री बोर्ड का उठा के देखो, आप फर्स्ट टर्म का पेपर उठा के देखो, जितने ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को बताए, हम मोस्टली ऑफलाइन बैच में बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों की डिमांड थी कि वीडियोस ऑनलाइन लाई जाए ताकि बच्चों से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचे। कोई भी पेपर उठा के देख लो, आज तक पढ़ाई से बाहर नहीं आया। बोर्ड में 8 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस में खाली एक क्वेश्चन था जो पढ़ाई से बाहर आया था, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो एग्जाम में बाहर आए। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, बट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को छाटा हुआ है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में गारंटेड आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, रिसेप्टर बेस्ड है। अब ध्यान रखना, आपके एमसीक्यू में रिसेप्टर बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो अब आपसे बोल क्या रहा है, रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर कहां पाया जाता है, हमारा टंग के अंदर। सर ये तो ठीक है, बट अगर हम बात करें नोज की, तो नोज में कौन सा होता है हमारा, ऑल्फैक्टरी होता है। हमारा कौन सा होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है। आइज में कौन सा होता है हमारा, फोटो रिसेप्टर होता है। कौन सा होता है, फोटो। और वहीं पर हमारा ईयर में कौन सा होता है हमारा, फोनो। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में रिसेप्टर बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का जरूर आएगा, आपको सारे रिसेप्टर याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी अनपेयर्ड है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। ऐसी ग्लैंड जो कौन सी होती है हमारी, डक्टलेस होती है। कौन सी होती है, डक्टलेस। सर ये भी डक्टलेस का मतलब क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड वो होती हैं जो डायरेक्टली सिक्रीट किसके अंदर होती हैं, ब्लड के अंदर। वो सारी कौन सी कहलाती है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। बट क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अनपेयर्ड हो। अब अनपेयर्ड के लिए ध्यान रखना, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रट के हो सकता है आप पास हो जाओ, लेकिन अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने हैं, हम 3 वीडियो लाने वाले हैं। आपकी केमिस्ट्री की डली हुई है, आप उसको देखो, बायोलॉजी की अपलोड हो जाएगी, देन उसके बाद आपकी फिजिक्स की वीडियो आएगी। आप इन 3 वीडियो को देख लो। ये मेरा वादा है, आपके एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। और आपकी रिवीजन के लिए हम 19 तारीख को रात को 8 बजे लाइव आएंगे, ठीक है। उस पर आप देखने कितनी प्रैक्टिस करी है, उस हम प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस करी है, देखिए किस बच्चे की कितनी प्रैक्टिस है। इस लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए अब अनपेयर्ड की अगर हम बात कर रहे थे, देखो हमें पता है ओवरी भी पेयर्ड होती है, हमारे टेस्टिस भी पेयर्ड होते हैं, हमारे एड्रेनल भी क्या होता है, पेयर्ड होते हैं। बट हमारा जो पेनक्रियाज होता है ना, वो क्या होती है, हमारी अनपेयर्ड होती है, सिंगल होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा सी एकदम करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझाने का तरीका भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले वीडियो में, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है, जब हम ग्लैंड पढ़ते हैं ना बेटा, तो ग्लैंड पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आता है। अब ग्लैंड को समझो, देखो हम ये पढ़ेंगे पहले कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है,
ठीक है, और उसका क्या फंक्शन है। ग्लैंड पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो सारी ग्लैंड को समझते हैं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी, इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसका नाम क्या होता है, मास्टर ग्लैंड बेटा, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो क्या करती है हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करती है। अगर जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उसका नाम क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा सिक्रेट करती है तो इंसान का जैंटिज्म यानी काफी बड़ा हो जाता है, और कम सिक्रेट करती है तो बौना रहता है, ड्रॉफिज्म की कहते हैं उसे। तो एग्जाम में क्वेश्चन होता है जैंटिज्म और ड्रॉफिज्म के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन, और कौन सिक्रेट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसे क्या नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं। अगली हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो क्या सिक्रेट करती है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब इसका फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आगे वीडियो में भी आएगा। ठीक है, अब ये काम क्या करता है हमारा इंसुलिन, ये रेगुलेट करता है शुगर लेवल को, जो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है ना उसको मेंटेन करता है। जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा टेस्टिस, ये ग्लैंड है, ये कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या हेल्प करने में काम करता है, ध्यान रखना, डेवलपमेंट करता है मेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को और मेल गैमेट को। हम सभी कहता है, यानी जो मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो आते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा टेस्टोस्टेरोन। और जो हमारे दूसरा क्या काम करता है, ये मेल गैमेट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अगला है हमारा ओवरीज ग्लैंड, क्या प्रोड्यूस करती है हमारी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस लिए हेल्प करता है, सेम इसी में, ये हमारा मेल में करता है तो हमारा किस में करता है, ये फीमेल में। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल के अंदर, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रेगुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारी कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये तब का मतलब पैनिक सिचुएशन होती है, क्या होती है हमारी, पैनिक सिचुएशन, या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसे, फाइट एंड फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो हमारा पैनिक सिचुएशन में भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है। अब पैनिक सिचुएशन में क्या होता है, मान लेते हैं आप रोड पे जा रहे थे, आपके पीछे एक डॉग पीछे पड़ जाता है, आपकी एक स्पीड है उससे ज़्यादा आप नहीं भाग सकते, लेकिन जब आपने देखेगा एक पैनिक सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड से कहीं ज़्यादा काम कर लेते हैं। उस समय कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा एड्रेनल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब होता क्या है इसमें, जो एड्रेनल हार्मोन होता है ना, ये डायरेक्टली किसमें सीक्रेट हो जाता है, ब्लड के अंदर, जिससे हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, फास्ट होती है, जिससे क्या हो गया हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, लगातार बढ़ जाती है, जिससे ऑर्गन जो होते हैं हमारे तेज काम करते हैं। अब है हमारा अगला हार्मोन कौन सा है, जैसे हमने बताया ना पैनिक सिचुएशन में हमारा एड्रेनलिन काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है हमारा हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है ना, इस पे क्वेश्चन मतलब आता नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और यानी अगर मैं इसका फंक्शन बताऊं तो फंक्शन क्या होता है, जैसे मास्टर ग्लैंड है, जब वो प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है तो उस समय जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है उस समय वो काम करती है, उसके फंक्शन को वो रेगुलेट करती है। समझ आया। चलिए, ये सारी ग्लैंड थी, हमने सारी ग्लैंड को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपने ट्रांसपिरेशन तो पढ़ा है, सभी को पता है एक्सेस लॉस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, बट क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी, सच बात है ट्रांसपिरेशन नेसेसरी है, बट वो एक एविल है। एविल का मतलब होता है उसका क्या नुकसान है ट्रांसपिरेशन का, तो हम सभी को पता है भाई ट्रांसपिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है, रिमूवल एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो इससे क्या होता है, फ्लैसिडिटी इन सेल्स होती है। अब फ्लैसिडिटी इन सेल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी प्लांट सेल्स होती है ना, ठीक है, जब इनके अंदर से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा इनके अंदर से रिमूव हो जाएगा, तो जो सेल्स होती है ना वो श्रिंक हो जाती हैं ऐसे, इन्हें कहते हैं फ्लैसिडिटी इन सेल्स। जब सेल्स क्या होती है, प्लांट सेल्स श्रिंक हो जाती हैं, जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, इनको क्या बोलते हैं हम, फ्लैसिडिटी इन सेल्स। समझ आया बेटा पहला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, प्लांट एग्जिबिट विल्टिंग, यानी कि पहले क्या होता है जब ज्यादा पानी निकल जाता है प्लांट के अंदर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू तो वो मुरझा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विल्टिंग का मतलब क्या होता है, मुरझा जाते हैं वो। ये इसका दूसरा कॉज था। तो दो समझ आए, पहला फ्लैसिडिटी इन सेल और दूसरा क्या होता है, विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, प्लांट मुरझा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में ये वो क्वेश्चन है मोस्ट बार रिपीट हुए हैं
और ये मेरा वादा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम इस बार आपके एग्जाम में गारंटेड आएंगे ही आएंगे। बायोलॉजी का बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। देखो 25 नंबर की आपकी केमिस्ट्री है, 25 नंबर की आपकी फिजिक्स है, 30 नंबर की बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में बच्चों को दिक्कत आती है कि क्वेश्चन में समझ नहीं आता कि सर कौन सी याद करें। इसीलिए ये वीडियो आपकी वन ऑफ द लास्ट वीडियो है और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। बस इसी को देखो, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जितने भी क्वेश्चन है उन पे और क्वेश्चन बनाए हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करा है, डिटेल आंसर दिया है, बस इसी को देखो ध्यान से। चलिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन, हमारी पता है हमारी बॉडी में पोस्चर और बैलेंस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा है? सभी को पता है, सेरिब्लम। क्या होता है बेटा? सेरिब्लम। और सेरिब्लम किसका पार्ट होता है? हमारा हिंड ब्रेन का। किसका होता है बेटा? हमारा हिंड ब्रेन का। तो जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, उसके लिए हम पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, तो ऐसे में सारा हमारा कौन इन्वॉल्व होता है? हमारा सेरिब्लम। किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का। आगे और भी आएंगे, सारे क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने उसमें, सारे जितने भी पार्ट्स हैं ब्रेन के उसमें बताया कौन सा किसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? देखो, अवर एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर एमसीक्यू में आपसे क्या पूछेगा? घुमा फिरा के पूछेगा। कंसेप्ट आपको आता है तो आप क्वेश्चन कोई भी आपका गलत नहीं होगा। देखो भाई, 1987 में एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट क्या था? हमारा यूएनईपी, जिसने रखा था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म भी आती है कई बार, और ये पूछता है यूएनईपी कब हुआ था? 1987 में। इसने फ्रीज कर दिया था प्रोडक्शन ऑफ एक्स, यानी कि इसने रोक लगा दी थी कि अब इसको और नहीं प्रोड्यूस करा जाएगा, एक एक्स को, जो प्रिवेंट करता है डिप्लीशन ऑफ वाई। अब हमें एक बात अच्छे से पता है भाई, डिप्लीशन किसकी होती थी? ओजोन की। किसकी होती थी? ओजोन की। सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओजोन की डिप्लीशन होती थी, उसको कौन करता था? वो करता था सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किससे निकलती है? रेफ्रिजरेटर से निकलती थी और एसी वगैरह से। तो ऐसे केस में ये ओजोन की लेयर क्या होगी? डिप्लीट होगी। अब ओजोन हेल्प क्या करती थी? जो सन से जो हमारी यूवी रेज आती थी ना, उससे प्रोटेक्ट करती थी। अगर ये डिप्लीट हो जाएगी तो सन से डायरेक्ट यूवी रेज क्या होंगी? हमारी स्किन पे आएगी, जो स्किन कैंसर वगैरह डिजीज कॉज कर देगी। तो क्या हुआ? यूएनईपी ने क्या काम करा? जो सीएफसी गैस थी उसकी प्रोडक्शन पे क्या लगाई थी? रोक, ताकि जो ओजोन की लेयर जो डिप्लीट हो रही है वो क्या हो सके? प्रिवेंट हो सके। अब ऑप्शन देखते हैं। हमारी सीएफसी तो हमारी एक्स थी और वाई हमारी क्या थी? ओजोन। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। अब जिसको ये नहीं पता ओजोन कैसे बनती है, देखो ओजोन ही बताए थे। जो O2 का मॉलिक्यूल होता है वो यूवी रेस में ब्रेक डाउन हो जाता है O+O में, देन नेचुरली ये O कंबाइन हो जाता है विद O2 से, और आपका क्या फॉर्म कर देता है? O3, और ये आपका क्या है? ओजोन है। देखो ऐसे ओजोन बनती है। कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर क्वेश्चन? हम पूरा डिटेल कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा? मैंने क्या बोला, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ लॉन्ग हो सकती है, बट आप देखना आपके 5 चैप्टर बायोलॉजी के एकदम अच्छे से इसमें कवर कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से गारंटेड आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बट इतना मतलब ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आना चाहिए। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा जब भी रिफ्लेक्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, रिफ्लेक्स आर्च से पूछते हैं, बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो, कह रहा है रिफ्लेक्स सेक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। आप ध्यान रखना, बाकी आंसर यहाँ लिखा है, हमने जानबूझ के आंसर लिखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। अगर मैं एक एक आंसर को लिखूंगा टाइम भी लग सकता है। जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, पहली बात तो क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। कौन सा होता है? हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। और इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पर जो हमारा वॉकिंग होता है वो क्या होता है? हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता है। क्या होता है? वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। और इसको कौन रिस्पॉन्स करता है? हमारा पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, सेरिब्लम। जो सेरिब्लम होता है किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का। वो इसको हमारा कंट्रोल करता है। यानी इन सेंस बात करें, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है उसको स्पाइनल कॉर्ड करती है, और वॉकिंग को कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन में कौन सा भाग करता है? हमारा सेरिब्लम। क्यों? आप चल रहे हैं, चलते समय क्या होगा? बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, पोस्चर की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमें ध्यान रखना, सेरिब्लम। जहां भी बैलेंस और पोस्चर की बात आएगी वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमारा सेरिब्लम। समझ आ रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, कि आर्टरीज की थिक वॉल क्यों होती है? अब समझो, जो आर्टरीज होती है उनमें जो ब्लड आता है वो हार्ट के थ्रू आता है, यानी उधर ब्लड का प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। ब्लड का प्रेशर हाई होगा तो वॉल्स भी क्या होंगी? थिक होंगी। तो ध्यान रखना, उधर ब्लड का प्रेशर क्या होता है उनके अंदर?
हाई होता है, इसलिए उनकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है। समझ आया? आंसर यहाँ लिखा हुआ वही लिखा होगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो, ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई काफी समय लगा है बेटा, 8-8 घंटे आपके लिए क्वेश्चन छाटे हैं। ठीक है, सारे सैंपल पेपर से, सारे PYQ से, पूरी एक एक क्वेश्चन की स्टडी करी है, एक ही चीज को समझाए, देन उसके बाद वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, काफी मेहनत लगी है, इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर आप कर देना इसको। चलिए आप समझते हैं, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में क्या है, ए पार्ट अलग देखो, ये आपका एक ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है और सी पार्ट है। आपको क्या करा है, नेम द पार्ट ए बी और सी। आप खुद सोचो, ए क्या होगा, ए जो हमारे सिग्नल को लेती हुई जा रही है, तो हमारी क्या है, हमारी सेंसरी नर्व्स है। कौन सी हमारी, ए क्या हमारी सेंसरी नर्व। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बी की बात कर रहे हैं, बी देखो, बी कहां पर है, ये रहा कनेक्टर, कनेक्टर या फिर रिले न्यूरॉन। और हम सभी को पता है ये क्या काम करते हैं, कनेक्टर रिले न्यूरॉन क्या काम करती है, ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। कोई दिक्कत नहीं है सर। सी क्या है, सी देखो यहां पर है, और सी क्या हमारा इफेक्टर। कभी कभी इफेक्टर बोलो या फिर ये मसल्स, क्या बोल सकते हैं, मसल्स, बात एक ही है, इफेक्टर है मसल्स। ठीक है, अब पहला पार्ट तो सर हमें समझ आ गया और पहले पार्ट में क्वेश्चन हो भी गए। अब बात है सेकंड पार्ट की। आपसे बोल क्या रहा है, ए और सी का फंक्शन बताओ। ए क्या हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स है, नर्व्स है। सेंसरी नर्व्स क्या काम करती है, जो स्टिमुलस, बच्चा बार कंफ्यूज होता है स्टिमुलस क्या होता है, यानी कोई भी इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज आता है। ठीक है, जैसे आप स्मेल आ रही है तो वो भी क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। आपने क्या करा, गर्म चीज है वहां पे आपने हाथ रखा तो क्या होगा, स्टिमुलस हो गया। ये क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर पहले इसको क्या करेंगे, भेजेंगे किसको, सेंसरी न्यूरॉन्स को। तो स्टिमुलस क्या काम करते हैं, कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन टू CNS, यानी जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, जो स्टिमुलस होता है उसको कहा जाती है सेंस ऑर्गन से CNS तक लेके जाती है। CNS का नाम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इफेक्टर मसल्स, अब देखो मसल्स क्या काम करेंगे, खुद सोचो। आपने कोई गर्म चीज पे हाथ रख दिया, रख दिया, अब आपका ब्रेन क्या करेगा उसको, कि वहां से अपने हाथ को हटा। नहीं, ब्रेन जो ऑर्डर देगा किसको, हमारी मसल्स को मूव बैक करने के लिए, वो किसका काम है, हमारा इफेक्टर का काम है। तो इफेक्टर क्या काम करते हैं, इज अ पार्ट ऑफ बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम जो उसको ऑर्डर देगा, कहेगा भाई अपने हाथ को पीछे हटा, तो क्या किसको देगा, इफेक्टर को देगा, और इफेक्टर यानी मसल्स उसको मूव बैक कर लेगी। समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सी पार्ट। भाई रिफ्लेक्स एक्शन इवॉल्व इन एनिमल्स। भाई जो रिफ्लेक्स एक्शन का था, इसका एनिमल में इवॉल्व जो हुआ है, इसका क्यों हुआ है, क्या रीजन है इसका, आप बताओ। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी जो इन्वायरमेंट में इमीडिएट थ्रेट होते हैं, कोई भी अचानक जब गर्म चीज पे हाथ रख दिया या बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ये जो इमीडिएट थ्रेट होते हैं उससे क्या हो सके, रिफ्लेक्स एक्शन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट। रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएट थ्रेट से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। इसलिए हमारा इवॉल्व हुआ है क्या, हमारा रिफ्लेक्स आर्क। बच्चा कंफ्यूज होता है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फर्क होता है। देखो जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप जो पाथ फॉलो करती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। समझ आया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपका रेस्पिरेशन में बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, रेस्पिरेशन पे। तो देखो आप बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को देखो, आप पे दो ऑप्शन है। कभी कभार जब MCQ आप करो, देखो आप स्ट्रेटेजी को ध्यान रखो, MCQ में आपको ज्यादा समय नहीं लगाना। अगर मुझे समय मिला लाइव वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, अगर आप बोर्ड को, पेपर को अगर उस तरीके से करोगे तो आपका कम समय में बहुत अच्छा पेपर भी जाएगा। साथ ही साथ उस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद आपके एग्जाम में 20 से 30 मार्क्स और बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा। यानी इन सेंस कहने का मतलब है आप 35, 40, 45 तक लाने वाले बच्चे हो। ठीक है, अगर आपको जिस तरीके से आपको बताऊंगी ऐसे पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है और आपने उसी तरीके से अटेम्प्ट करा है, तो आप देखना आपके एग्जाम में प्री बोर्ड और फर्स्ट टर्म के मुकाबले मार्क्स इनहांस होंगे ही होंगे। चलिए अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स। अब मसल्स को समझो,
मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन तो क्या बनता है हमारा, लैक्टिक एसिड। तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड वाला। बट लैक्टिक एसिड तो यहां भी बन रहा है और सर लैक्टिक एसिड यहां भी बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं कि भाई मसल में लैक्टिक एसिड बनता है, इन दोनों में है ही नहीं। अब लैक्टिक एसिड जब बनता है तो क्या बनता है, हमें सभी को पता है, लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी बनती है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बट अगर हम इसको बात करें, थोड़ा डिटेल पढ़ें इस क्वेश्चन को, क्या होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर काफी रनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो किस वजह से आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। अगर एक बार लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा तो होता क्या है, वहां मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, इसीलिए वहां पर कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये आपको कोई नहीं बताएगा, थोड़ा ऐसे ही मन करा बताने का तो बता देते हैं। ये होता है आपका CH3CHOH, ये आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मन था तो इसलिए आपको बता दिया। इन सेंस आपको बताने का तरीका ये, डिटेल आपको जितना पढ़ा सकूं उतना कम है, लेकिन मैंने क्या बोला, आपको 10th के बोर्ड का जो सिलेबस है बहुत लेंदी नहीं करना, बहुत छोटे में कवर करके आपको एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 कैरी करनी है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम भी आप जब देने जा रहे हो, मोटिवेशनल बातें आपने बहुत टीचर्स की देखी भी होंगी, बट मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपके जो माँ बाप का जो फेस है वो आपके सामने रहना चाहिए। उन्होंने कितनी मेहनत करी आपके पीछे, उन्होंने कितना समय लगाया है, उन्होंने आपके लिए कितना पैसा लगाया है, उस चीज को ध्यान में रखे अगर आप एग्जाम को करोगे तो आपका एग्जाम गलत नहीं जाएगा। साथ ही साथ कुछ जो टिप्स हैं बेटर एग्जाम के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज ध्यान रखना, उनकी मेहनत को आपको रंग लेके आना है, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या बेटा, ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। व्हाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर कॉज द कंसर्न। भाई अब जो हमारी ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही है, वो एक कंसर्न है, कंसर्न है। व्हाट इज द स्टेप बीन टेकन टू लिमिट द डैमेज, यानी भाई अगर ओजोन लेयर खराब होगी तो उसको बचाने के लिए स्टेप लिए गए हैं। तो मैंने बताया था आपको 1987 में क्या आया था हमारा, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने क्या काम करा, प्रोडक्शन को रोक दिया, किसके, CFC को। जब CFC प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारी जो ओजोन है वो भी क्या होगी, डिप्लीशन से बच जाएगी। तो इन्होंने यही काम करा था, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, बच्चा बोलता है सर डायरेक्ट आएगा। आपने फर्स्ट टर्म उठा के देखा, आपने प्री बोर्ड भी उठा के देखा, अब प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देखो। देखो 10th के बच्चे ने ना, जो CBSE बोर्ड है उन्होंने इतने क्वेश्चन, सिलेबस वही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो वो स्ट्रेटेजी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को लेंथी बना रहे हैं, जिससे क्या हो सके, वो जो बच्चे जो रटते हैं क्वेश्चन को उनका काम नहीं होगा। जिन्होंने डिटेल्स में टॉपिक को पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, क्वेश्चन की लेंथ वो जार पूछ के बड़ी देते हैं, ताकि जो बच्चा हो उस क्वेश्चन को पढ़े ही ना और छोड़ दे। जितना लेंथी क्वेश्चन होगा उतना इजी क्वेश्चन होगा, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो भाई एक सपना है, सपना एक लड़की है, वो सफर कर रही है कौन सी कंडीशन से, सपना सफर फ्रॉम अ कंडीशन ड्यू टू विच हर एवरेज ब्लड, भाई उसको एक बीमारी या कुछ भी कह सकते हो, सफर एक प्रॉब्लम है उसको, जिसका शुगर लेवल है ना वो 174 मिलीग्राम डेसीलीटर है। कितना, मिलीग्राम डेसीलीटर। अब लेकिन जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल होता है वो कितना होता है, 140 से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब उसका कितना है, ज्यादा है। तो आपसे बोल क्या रहा है, वो कौन सी बीमारी से सफर कर रही है। यानी देखो शुगर लेवल जो है वो अपने लेवल से क्या है, ज्यादा है, अपने लेवल से क्या है, ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर लेवल का बढ़ना, यानी शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है, सर एकदम ध्यान आया, कौन, इंसुलिन। कौन सिक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन को, पेनक्रियाज। यानी कि जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, थायरॉक्सिन हार्मोन तो नहीं, यानी इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रही है उसकी बॉडी के अंदर, इसलिए उसका शुगर लेवल क्या है, हाई है। तो बी ऑप्शन क्या हमारा एकदम करेक्ट है। समझ आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में तो आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस के। देखो
थोड़ा डिटेल बात कर लेंगे इसके ऊपर हमारा। आपके पास दोनों ऑप्शन देंगे हम, सीबीएसई में जो है पहले तो वो बताएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा होगा बता देंगे। एक्स्ट्रा में तो बायोलॉजी में आपको इतना बता दूंगा 10 से कहीं मोर ज़्यादा, नॉर्मल हम जो पढ़ाते हैं क्लास में उसमें काफ़ी ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। बट वीडियो की लेंथ का फर्क है, फिर बच्चा कंफ्यूज भी ना होगी ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, ठीक है। आप समझो, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड ह्यूमन बींग दो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर सीक्रेट। भाई हमारी बॉडी में प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, ठीक है, एंजाइम। नेम द एंजाइम अलोंग विद द ग्लैंड दैट सीक्रेट देम। कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन को, मतलब कौन सी ग्लैंड है, ठीक है, जो सीक्रेट करती है ऐसे एंजाइम को जो प्रोटीन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग फूड इन द ह्यूमन बीइंग टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग, मतलब आपको सिंपली आपसे बोल क्या रहा है, ऐसे एंजाइम ग्लैंड के नाम बताने जो ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप समझो, पहला तो हमारा कौन सा होता है, पेप्सिन। कौन सा होता है, पेप्सिन। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, ट्रिप्सिन। सर मुझे यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रिप्सिन। पेप्सिन कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है बताओ, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ट्रिप्सिन कौन करता है, आपका पैनक्रियास। सर मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपकी ग्लैंड, ये पहली गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, दूसरा पैनक्रियास। जो पेप्सिन होता है वो कौन से मीडियम में वर्क करता है, एसिडिक, यानी हमारा जो प्रोटीन एसिडिक मीडियम में। वहीं पर जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो कौन से मीडियम में वर्क करता है, अल्कलाइन। किस में करता है हमारा, अल्कलाइन। यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रिप्सिन किस मीडियम में वर्क करता है और हमारा पेप्सिन। आप समझो, जो पैनक्रियाज होता है ना वो क्या करता है, पैनक्रियाज जूस 3 एंजाइम को सीक्रेट करता है हमारा। एक तो हमारा ट्रिप्सिन को करता है, ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के, किसके, एल्काइन मीडियम में। और किस में तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है ये आपका पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में। वहीं पर हमारा कौन सा होता है, लाइपेज। कौन सा होता है हमारा, लाइपेज, जो फैट को किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में। और एक और होता है हमारा कौन सा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो क्या काम करता है, ध्यान रखना, स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। तो आपको पैनक्रियास का भी समझ आ गया होगा। इसमें एक इमल्सिफिकेशन आता है, ध्यान रखना, बाइल जूस, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ना उनको छोटों में तोड़ देता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये भी आ सकता है जो बाइल जूस होता है किसके द्वारा सीक्रेट करता है, लिवर के थ्रू। और कहाँ स्टोर होता है हमारा, गोल ब्लैडर में। समझ आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डिटेल है ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्पाइनल कोड। जो हमारी स्पाइनल कोड होती है जो यहाँ से, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ध्यान रखना। स्पाइनल कोड जो होती है हमारी ओरिजिनेट होती है किससे, मेडुला से। जो ब्रेन का जो पार्ट होता है मेडुला, वहाँ से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो इसका आंसर क्या बेटा हमारा, मेडुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन मेल्स टेस्टिस, देखो मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो किस में लाई करते हैं, स्कॉटम में। यानी कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं ना, ये स्कॉटम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, स्कॉटम में। टेस्टिस जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, स्कॉटम में होते हैं। वो बिकॉज इट हेल्प इन, किस में हेल्प करते हैं, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ मैटिंग, या नन ऑफ दिस। ध्यान रखना किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यानी जो स्कॉटम होता है वो किस लिए हेल्प करता है, ताकि फॉर्मेशन हो सके किसका, स्पर्म का। किसका, स्पर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्यान रखना, आवर एनवायरनमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है, देखो इस टॉपिक लेवल में जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस क्या होता है, लगातार इंक्रीज होता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, देखो पानी था,
पानी में गलती से कोई भी ऐसा केमिकल डाला जो हार्मफुल है, उसको मान लेते हैं उसमें फिश थी, फिश ने उसको कंज्यूम करा, देन वो केमिकल हार्मफुल किस में चला गया, फिश के अंदर, फिश से किसके अंदर चला गया, मान लो उसको बगुले ने खा लिया तो बगुले के अंदर चला गया, तो ये ट्रांसफर हो रहा है जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल जैसे कौन सा होता है, डीडीटी, ये आपके डीडीटी के बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता होती, हमने जो नॉर्मल क्लास में इनकी फुल फॉर्म भी बताते हैं, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर ही बताते हैं, ध्यान रखना। इसका नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या नाम होता है इसका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। समझ आया क्या होता है ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो भाई, पेशेंट एक एक्स है जो सफर कर रहा है किससे, पैनक्रियाटिक कंडीशन से, ड्यू टू विच पैनक्रियाटिक कंडीशन, अच्छा दोबारा हो गया, पेशेंट एक्स सफरिंग फ्रॉम पैनक्रियाटिक कंडीशन विच द पैनक्रियाज नॉट फंक्शनिंग, यानी जो पैनक्रियाज है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो आपको बताना है डॉक्टर सजेस्ट करेगा किस तरीके से, मतलब ऐसी कौन सी डाइट सजेस्ट करेगा डॉक्टर उसको। तो अगर उसके अंदर पैनक्रियास काम नहीं कर रहा, यानी क्या हो रहा होगा, फैट का से डाइजेशन नहीं हो पा रहा होगा। तो देखो इंक्लूडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट, भाई ज्यादा थोड़ी देगा उसको, प्रोटीन तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा। ईटिंग का डाइट विद लो फैट, हाँ डॉक्टर ऐसी डाइट को प्रेफर करेगा जिसमें फैट क्या हो, कम हो, क्योंकि जब पैनक्रियास अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, फैट का डाइजेस्ट भी नहीं होगा अच्छे से, फैट का डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या बोलेगा उसे, ऐसी डाइट को आप लो जिसमें फैट क्या हो, लो। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये भी नहीं बोलता भाई कार्बोहाइड्रेट खाओ, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बोलेगा। इंक्लूडिंग ओनली लिक्विड फूड, लिक्विड फूड भी नहीं, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा बी है। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में 1 नंबर का पक्का आता है और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सर कौन सा ब्रेन का पार्ट किस में इन्वॉल्व होता है, बता दो सर बता दो। एग्जाम में आपकी गारंटीड आएगा, जितने ही पार्ट है आपके लिए सारे लेके आ गए। देखो जैसे सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, उस समय कौन काम आता है हमारा, सेरिब्रम। कौन होता है, सेरिब्रम। वॉमिटिंग हो रही है तो कौन इन्वॉल्व होगा, मेडुला। पिकिंग अप अ पेंसिल, पिक अप पेंसिल के लिए आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो कौन होगा हमारा, कब पता है हमें, सेरिब्रम। राइडिंग अ बाइसाइकिल, साइकिल चला रहे हो तो कौन होगा हमारा, सेरिब्रम, पोस्चर को मेंटेन करा हुआ है। बीटिंग ऑफ हार्ट यानी क्या हो, इनवॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करेगा हमारा, मेडुला। थिंकिंग, आप सोच रहे हो, थिंकिंग और लर्निंग के लिए ध्यान रखना कौन होता है हमारा, सेरिब्रम। तो सारे आपके पार्ट लेके आ चुके हैं। अब एग्जामिनर कहां से पूछेगा बताओ, अगर हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे, सारे पार्ट पढ़ लेंगे तो एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा से, आपने सारा टॉपिक पढ़ लिया, पूछ लो जहां मर्जी से पूछना है, हमें सब कुछ आ ही गया तो कहां से आएगा बाहर। जिन्हें बच्चों के 80 आउट 80 आते हैं, आप देखना उन्होंने सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, सारे टॉपिक अच्छे से कवर करे हुए थे। ठीक है, अभी मैं आपको अगर एक स्ट्रेटेजी बताऊं ना, आप नहीं मानोगे, मुझे पता है इस समय टॉपिक रिवाइज करने का समय नहीं है, टॉपिक आपने पूरे साल पढ़े हुए हैं। इस समय जितने से जितने ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। ध्यान रखना, टॉपिक पढ़ोगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में पक्के आपके क्वेश्चन गलत होंगे, और जितना आप करके आना चाहते थे उतने नहीं होंगे। बाकी आपकी इच्छा है, माननी ना माननी आपके ऊपर बात है। मेरा 8 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जितने टाइम से पढ़ाया, जितने बच्चों को गाइड करा, मैंने एक ही तरीका बताया, ओनली क्या कर रहा है, पूरे साल टॉपिक पढ़ो, ठीक है, और एग्जाम टाइम पे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, और जब ये पुराने कंसेप्ट है उसको रिवाइज करो। एक फ्लो चार्ट बनाओ, उस फ्लो चार्ट में क्या करो, देखो फर्स्ट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट मेरे को आता है, सेकंड में क्या है, सारा लिखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उससे बन सकते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करो। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइज। अब देखो मेरे डॉक्टर जो होते हैं ना, वो एडवाइस करते हैं पेशेंट को ऐसा सॉल्ट लो जिसमें क्या हो, आयोडीन हो। क्यों, जो हमारा आयोडीन होता है, क्या होता है हमारा आयोडीन, वो किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के। आयोडीन किस लिए जरूरी होता है, ताकि प्रोडक्शन हो सके थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, सफर करोगे किससे, ग्वाइटर से।
ग्वाइटर में क्या होता है ना, जिसे हिंदी में गैंगा रोग भी बोलते हैं, जो गला होता है हमारा क्या होता है, फूल जाता है। अगर आयोडीन की कमी होगी नमक के अंदर तो क्या होगा आपको, बीमारी कौन सी, ग्वाइटर। समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी में ये आपका आएगा, रिपीट होता है, काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अब बात आती है किसकी, प्लांट हार्मोन की। सर आपने ब्रेन पढ़ा दिया, देखो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को डिवाइड करो, 3 भागों में डिवाइड करता हूं मैं। पहला रिसेप्टर, ठीक है, दूसरा ब्रेन, तीसरा प्लांट हार्मोन, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चौथा अगर मैं बात करूं तो आपका न्यूरॉन। लास्ट वीडियो में आपको हो सकता है एक आधी वीडियो डालूं जिसमें आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम कौन से हैं सारे चैप्टरों के, ठीक है, उनको हम डिस्कस भी करेंगे। अभी बात करें हम प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन में क्वेश्चन आ सकता है, आप कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। देखो प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करें तो प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है, कौन सा होता है हमारा, साइटोकाइनिन। उससे पहले अगर आप प्लांट हार्मोन की बात करूं तो हमारे 5 प्लांट हार्मोन होते हैं। पहला ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड और इथाइलिन गैस, ठीक है। तो प्रमोट सेल डिवीजन में कौन करता है, साइटोकाइनिन। प्रमोट सेल इलोंगेशन, सेल की इलोंगेशन में हेल्प कौन करता है, यानी उसकी लंबाई बढ़ाने में, यानी कि कौन करता है, ऑक्सिन। और ये काम आता है शूट एट टिप पे। सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रमोट फ्रूट राइपिंग, इंपॉर्टेंट है। फ्रूट राइपिंग में एक ही रिस्पॉन्सिबल है, कौन होता है हमारा, इथाइलिन गैस, ठीक है। 3 समझ आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ विल्टिंग ऑफ लीव्स। अब विल्टिंग का मतलब क्या होता है, जो पत्तियां गिरती है ना, ठीक है, या क्वेश्चन ये भी आता है कौन सा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल होता है जब लीफ गिरती है। साइंटिफिक वर्ड यूज, मतलब ऐसे वर्ड यूज करेंगे जिसके मतलब आपको जल्दी से मीनिंग नहीं पता होगा। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है जो पत्तियां गिरती हैं, तो उसके लिए कौन होता है, एब्सिक एसिड। और ये ध्यान रखना, ये जैसे ऑक्सीजन प्रमोट को हेल्प करता है ना, मतलब ग्रोथ में, तो ये ध्यान रखना ये डी प्रमोट करता है, डी प्रमोट करता है ग्रोथ को, ठीक है। लास्ट कौन सा है, कॉज है स्टेम इलोंगेशन। स्टेम की इलोंगेशन में कौन होता है हमारा, जिबरलिन होता है। कौन सा होता है, जिबरलिन। तो हमारे 5 प्लांट हार्मोन थे और हमने अच्छे से इनको पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है आपका, राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रिलेशन विद द एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग। अब एक्सक्रीशन सिस्टम से हमारा क्वेश्चन लिया है, आपको फंक्शन बताना है, पहला यूरेथ्रा का और दूसरा ग्लोमेरुलस का, ठीक है। अब यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है, देखो यूरेथ्रा क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, किसका, यूरिन का। कहां से, यूरिन ब्लैडर से लेके कहां जाती है, उसे आउटसाइड ऑफ द बॉडी लेके जाती है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब ग्लोमेरुलस का क्या रोल है, देखो ये हेल्प करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है समझो, क्या होता है, जो एसपीएम होती है ना, सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन होती है, उससे जो हमारा ब्लड होता है प्यूरिफाई होता है, कब, जब हाई प्रेशर की कंडीशन होती है। कैसी होती है, हाई प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब बच्चा ये बोल रहा है कि सर जो आपने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था प्लांट हार्मोन का, प्लांट हार्मोन इतने ही है। भाई आप समझो, हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ भी हमने क्या करा हुआ है, आपके लिए टॉपिक्स को समझा रहे हैं। अब ये सोचो आप कि प्रॉपर टॉपिक समझाएंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको बोला टॉपिक नहीं, अब क्वेश्चन के थ्रू आपको टॉपिक भी थोड़ा बहुत समझाया जा रहा है, ठीक है। इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है एग्जाम के लिए। डिटेल पढ़ना तो फिर वन शॉट वगैरह वीडियो आती भी है। अब 5-5, 6-6, 10-10 घंटे की वीडियो देखोगे तो पढ़ोगे कब, एक 1-1, 1.5, 2-2 घंटे, 1 घंटे की मैक्सिमम वीडियो को देखो, या 1.25 घंटे की वीडियो देखो, जिसमें आपके टॉपिक भी कवर हो, साथ में क्वेश्चन भी क्या हो, कवर हो। इसीलिए आपके लिए वीडियो लाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किससे, रिप्रोडक्शन से। ये तो आता ही आता है एग्जाम में। देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एग्जाम में पूछते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल का क्या रोल है। तो देखो, जो हमारा सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्पर्म को। यानी पहला फंक्शन क्या है, जो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइडिटी, कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा भाई ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं उनको। और तीसरा ये राइट पीएच ऑफ सर्वाइवल, एक पीएच होता है स्पर्म का जिससे वो सर्वाइव कर सके, वो पीएच भी ये प्रोवाइड कराते हैं। 3 फंक्शन थे प्रोस्टेट ग्लैंड के और सेमिनल वेसल के। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन भी, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं है, घुमा के पूछा, बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है भाई, प्लांट एक्स एनक्लोज इन अ जार विद सम लिजार्ड, सिमिलरली प्लांट वाई है वो एनक्लोज कराया था अनदर ग्लास जार विदाउट लिजार्ड। कौन से केस में सेम कंडीशन दी हमने लाइट की उनको कुछ घंटे तक रहे, विच प्लांट लाइकली टू फोटोसिंथेसिस मोर देन वाई। देखो भाई एक जार है, इसमें एक प्लांट है, दूसरा जार है उसके अंदर एक प्लांट है, इसके अंदर हमने लिजार्ड रखी हुई है, इसके अंदर लिजार्ड नहीं है। किस में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा? अब फोटोसिंथेसिस को समझो, जब लिजार्ड ज्यादा होंगी तो क्या होगी, वहां पर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या चाहिए होता है हमें, CO2 चाहिए होता है, एसेंशियल एलिमेंट है, प्लस वाटर चाहिए होता है हमें, सनलाइट चाहिए होती है और क्लोरोफिल चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो जितनी ज्यादा CO2 का प्रोडक्शन होगा उतना ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्स वाला, क्योंकि इसके अंदर क्या लिजार्ड है, लिजार्ड होंगी तो क्या CO2 की मात्रा बढ़ेगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। भाई ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे कौन करता है, समझो पहली बात, ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करता है, हमारा गार्ड सेल। कौन करता है, गार्ड सेल। अब जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कब ओपनिंग करते हैं, कब क्लोजिंग करते हैं, जब वाटर को वो क्या करते हैं, ले लेते हैं तो स्वेल हो जाते हैं, क्या होते हैं, स्वेल। तो स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाते हैं। जब वो वाटर को क्या करते थे, निकाल देते हैं, तो गार्ड सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, तो स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो यानी कि किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ वाटर आउट और इन दी गार्ड सेल। भाई ये तो पता है, गार्ड सेल में जब वाटर इन होता है और आउट होता है तो स्टोमेटा की क्या होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है। समझो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, यानी कि ऐसे तरीके जो प्रेगनेंसी को आपको प्रिवेंट कर सके। तो आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। पहला देखो, आपको पता होगा जैसे फिजिकल बैरियर में हमारा कॉन्डम आता है, ठीक है। कॉन्डम जो क्या होता है, मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए होता है। मेल पेनिस पे यूज करते हैं उसको, और फीमेल किस में यूज करती है, वजाना में, ठीक है। वहीं पर हमारा दूसरा कौन सा फिजिकल बैरियर में, कॉपर टी। अब कॉपर टी कहते हैं, कॉपर की एक वायर होती है ऐसे करके टी की शेप में, उसको वजाना में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जो क्या करती है, फर्टिलाइजेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और ये IUCD की फुल फॉर्म भी आती है, इसका नाम क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। इसका नाम क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। तो पहला कौन सा मेथड था प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन है, कॉन्डम, और दूसरा क्या है हमारा, कॉपर टी। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है ना, जो फीमेल्स होती है ना वो इनटेक करती है ओरल पिल्स को। ओरल पिल्स से जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट कैसे फॉर्म होगा, मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो जाइगोट फॉर्म होगा। तो जब जाइगोट बन जाता है तो क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो ओरल पिल्स को कंज्यूम करते हैं ताकि जो जाइगोट होकर क्या हो, डिजोल्व हो जाए, क्या हो जाए, डिजोल्व। तो क्या लेती है वो, ओरल पिल्स लेती हैं, ठीक है। तीसरा क्या, सर्जिकल मेथड है। अब सर्जिकल मेथड क्या होता है, फीमेल और मेल्स में, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं किसको, जो हमारे मेल में करते हैं हमें किसको, वासाटॉमी को। वहीं पर फीमेल में किसको ब्लॉक कर देते हैं, टुम्बकटॉमी को। जो टुम्बकटॉमी होती है उसको कट करके ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा पाथ क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी भी क्या हो जाएगी, हमारी स्टॉप हो जाएगी। समझ आया? ये हमारे कुछ मेथड थे जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, ठीक है। देखो शेयर कर दिया करो ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। सभी को लगता है, आप सोचो आपकी वीडियो इतनी काम की है, रिकॉर्ड करने में तो समय लगता है, क्वेश्चन ढूंढने में समय लगता है, ऑफलाइन क्लास है 9-9 10-10 घंटे के लिए, जो भी कहीं से भी समय मिला रात को जगह आपके लिए, सभी के लिए आपके लिए वीडियो बनाई, ठीक है, ताकि आपके बच्चों का जो एग्जाम है वो साइंस का बहुत अच्छे से जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जो पेरेंट होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कांस्टेंट क्यों रहते हैं। पहले आप समझो मेरी बात। देखो जैसे हमारा मेल पार्ट है, मेल है, और क्या हमारा फीमेल है। सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ाई नहीं कुछ, ठीक है। अब मेल से
कितने आते हैं जब जाइगोट फॉर्म होता है उससे पहले, मेल गैमिट से कितने आते हैं हमारे पास, मेल से 23 और फीमेल से कितने आता है हमारे 23। ठीक है, अब ध्यान रखना जो जाइगोट होता है उसमें कितने होंगे 46 क्रोमोसोम होंगे, वहीं पर जो हमारे मेल गैमिट होंगे उसमें कितने होंगे, मेल गैमिट में ध्यान रखना मेल गैमिट में कितने होंगे, बताया था मैंने आपको 23 होंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ रही। अब क्वेश्चन देखो, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन ये नहीं होगा, हाफ ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन ये भी नहीं होगा, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम बिफोर द गैमीट फॉर्मेशन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्या है, हाफ ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ये बात आज मैंने बताया जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो क्या हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं हमारे हाफ हो जाते हैं, यानी कितने हो जाएंगे 46 का 23। समझ आया, तो डी ऑप्शन एकदम क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन था उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट भी समझाया। गैमीट से कितने होते हैं हमारे 23 और जाइगोट में कितने होते हैं हमारे 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इजी क्वेश्चन है काफी ज्यादा, पूछा है आपको जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल से क्या होती है, ज्यादा होती है, पता है कि वो क्या लेते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट को क्या करते हैं वाटर को लेते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को लेंगे तो क्या ब्रीदिंग रेट भी क्या होगी, हाई होगी, तो क्या होगा फास्टर बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज वाटर फेल लो। हाँ क्यों होते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वाटर के अंदर क्या होती है, कम होती है, तो इसका ऑप्शन क्या है बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, ये कौन सा आ गया, ये रहा। चलिए वो तो क्यों खुल जाता है भाई, तो क्यों खुल जाता है, कहाँ से कटेगा ये हमारा, ये कैंसिल आउट होगा, अरे हट जा मेरे लाल, हट गया, देखो ये तो करा दिया था हमने, ये क्वेश्चन हो गया है, ये वाला क्वेश्चन देखो ये कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजफुल टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इवन ओवुलेशन अकर, यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये आपसे प्रेगनेंसी के तरीके नहीं, यानी ओवुलेशन हो चुका है उसके बाद कौन सा मेथड है जो यूजफुल है, समझो, यानी एग रिलीज हो गया है तो कौन कौन से मेथड है जो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ भाई, सर्जिकल ब्लॉकिंग है फ्लोपियन ट्यूब की, इसे क्या बोलते हैं हम, टुम्बकटोमी को ब्लॉक कर देना, कॉपर टी भी प्रिवेंट कर देगी, कॉन्डम भी कर देगा, नहीं PQS। बात ये है सर आपने आर क्यों बोला, भाई आर तो तब प्रिवेंट करेगा ना जब जाइगोट फॉर्मेशन होगी, बड़े जाइगोट फॉर्मेशन की तो बात ही नहीं चल रही है, तो उससे पहले कौन कौन प्रिवेंट कर देंगे, हमारा टुम्बकटोमी को ब्लॉक करना, कॉपर टी और हमारा कॉन्डम, यानी PQS कोई ऑप्शन है हमारा, PQS सी ऑप्शन हमारा क्या एकदम करेक्ट है। पेपर आपको बोर्ड का एकदम बिंदास होके जाना है, एकदम माइंड फ्री होके, ये नहीं। और एक चीज ध्यान रखना, बता देता हूँ इस वीडियो में, एग्जाम में जाते हैं बच्चे बहुत गलती क्या करते हैं, अरे भाई तूने क्या पढ़ा, वो आपसे क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में जब भी जाओ एग्जाम सेंटर से पहले अपने दोस्तों से जितना हो सके क्वेश्चन से रिगार्डिंग कम बात करना, टॉपिक से रिगार्डिंग कम बात करना। कोई हो सकता है वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जिससे आपका पूरा का पूरा क्या हो जाए, समझ आया यार मैंने तो ये करा ही नहीं है, जिससे आप एग्जाम में जाके क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना, शांत बैठना, अपना पढ़ना, ज्यादा टॉपिक से रिलेटेड बात मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो भाई एक फार्मर है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, वो ग्रो करना चाहता है किसको, बनाना प्लांट्स को, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन क्या है, चाहता हो जेनेटिकली सिमिलर हो, हम सभी को पता है जेनेटिकली सिमिलर के लिए एक ही तरीका होता है, आप बता भी सकते हो उसको, ठीक है। उससे पहले लेकिन हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन हो गए, जो इनफ है टू प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन फील्ड, यानी कि जो प्लांट उसकी फील्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है वो चाहता है जो मैं बनाना उगाऊं वो जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए। तो आपसे बोल रहा है कौन सा पर्पस वो यूज करेगा, भाई रीजनरेशन नहीं करेगा, बडिंग नहीं करेगा, क्या करेगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। आप समझो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो समझो एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, सीडलेस प्लांट होते हैं, दूसरा क्या है जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, दो एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है, पहला इसके लिए स्किल पर्सन रिक्वायर्ड होता है, दूसरा क्या है इसका नुकसान, अगर कोई प्लांट है उसमें डिजीज है तो जेनेटिकली क्या होती है
ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। समझ आया? रीजनरेशन का एग्जांपल ही पूछ लेता आपसे असेक्सुअल का, इसका क्या होगा हमारा प्लेनेरिया होगा, और बडिंग का क्या होगा हमारा ईस्ट होगा। क्या होगा हमारा बडिंग का ईस्ट होगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को मैंने आगे आपको डिटेल में समझाया हुआ है। देखो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है हमारा, दो तरीके से हो सकता है हमारा। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। अब नेचुरली किसके थ्रू होता है, बाय रूट्स भी हो सकता है, बाय स्टेम भी हो सकता है, बाय लीव्स भी हो सकता है। उससे एग्जांपल क्या होंगे, दलिया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया रूट्स के द्वारा। स्टेम के द्वारा हमारा कौन हो गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया। लीफ के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही होता है हमारा ब्रायोफाइलम। ये हमारे क्या था, नेचुरल थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद। बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है हमारा, आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल कैसे, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। पढ़ा रखा है, बहुत बेसिक है। आप अब एक एक चीज बताएंगे तो फिर काफी ज्यादा समय लग जाएगा, बस समझो। ग्राफ्टिंग किस में होता है, मैंगो में। कटिंग रोज के अंदर, लेयरिंग जैस्मिन के अंदर, ठीक है। ये हमारे क्या थे, आर्टिफिशियल थे। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों को काफी दिक्कत आती है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। समझो क्वेश्चन बोल कर रहा है, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। क्या क्या चेंजेस होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब समझो, जब फ्रूट बनता है तो उस समय क्या होता है, जो ओव्यूल होते हैं ना हमारे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, सीड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड के अंदर। और जो हमारा सीड होता है, सीड में क्या कंटेन करता है, एम्ब्रियो को। किसको करता है, एम्ब्रियो को। अगर हम इसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं, यानी कि सुटेबल कंडीशन देते हैं, जैसे वाटर देते हैं, एयर देते हैं, ठीक है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, सीडलिंग में। तो पहला भाग समझ आया, क्या बताया मैंने आपको, जो ओव्यूल होते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। जो क्या होता है हमारा, कंटेन करता है एम्ब्रियो को। सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या बन जाएगा, वो सीडलिंग। या तो कोई दिक्कत है नहीं सर। दूसरा क्या होती है, जो ओवरी होती है वो रैपिडली राइप कर जाती है और फॉर्म कर देती है किसको, फ्रूट को। अब फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट एनक्लोज द सीड। भाई फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा। फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा। सीड कंटेन करता है, आप समझो। अब देखिए जैसे हमारा एक जर्मिनेशन सीड है हमें दिया हो, देखो जो जर्मिनेशन सीड होगा तो क्या होगा, देखो ऐसे डायग्राम, सॉरी ड्राइंग थोड़ी मेरी अच्छी है, थोड़ी समझ जाओ, बस भावना को समझ जाना। इसमें क्या होता है हमारा प्लूमुल, ठीक है, जो क्या होती है हमारी फ्यूचर शूट होती है। क्या होती है, फ्यूचर शूट। वहीं पर ये हमारा क्या होता है, रेडिकल, जो क्या होती है हमारी फ्यूचर रूट होती है। क्या होती है, फ्यूचर रूट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होता है हमारा कोटिलेडन। कोटिलेडन जो क्या करता है, फूड को आपका स्टोर करता है। क्या करता है, फूड स्टोर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस पे बेस्ड डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान रखना। कोटिलेडन क्या होता है हमारा, प्लूमल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका अवर एनवायरनमेंट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है, पूछ क्या रहा है आपको, एक फूड चेन दी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी 4 ट्रॉपिक लेवल। ये 4 ट्रॉपिक लेवल पे कितना है, 5 किलो जूल है। एक तरीका बताऊंगा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन है गलत नहीं जाएगा इससे रिलेटेड। देखो प्रोड्यूसर क्या हमारा ग्रास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें कितनी हमारी फर्स्ट 5 किलो जूल है। 10% लॉ पता ही हमें क्या होता है, हर 10% एनर्जी क्या होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। आपसे बोल क्या रहा है, एनर्जी अवेलेबल टू प्रोड्यूसर। अब इस पर कितनी होगी, अब 10% तो जो ट्रांसफर हो रही थी, यानी क्या करो, ये कितना हो जाएगा हमारा 50, और इसमें 10% जब बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 500, इसमें एक जीरो और बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा हमारा 5000। तो कौन सा होगा हमारा डी ऑप्शन 5000। आपको कुछ भी दे देगा, आपको यहां दे देगा, इसकी मान लो 200 है, आपसे पूछ लेगा, अच्छा बोलेगा नेक्स्ट ही बताओ, तो एक जीरो कम कर दो 20 होगी, यहां बोलो तो एक जीरो बढ़ा दो 2000 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अब ये क्या क्वेश्चन है आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछने का चांस ज्यादा है। लिस्ट 2 वेज ड्यू टू विच वेरिएशन अराइज इन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है वेरिएशन क्यों आती है, इसका रीजन बताना है आपको, साथ ही साथ आपको स्टेट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन को, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बट पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। तो पहला क्या है,
आपके वेरिएशन क्या होती है कि एरर होता है डीएनए में, डीएनए कॉपिंग के समय क्या होता है हमारा एरर होता है, जिससे क्या होती है वेरिएशन आती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इन्वॉल्व होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, डिफरेंट पेरेंट से, यानी मेल से भी आते हैं और क्या होता है फीमेल से, तो भी क्या होती है वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की, पहला हेल्प इन स्पीसीज टू सर्वाइव। भाई जो हमारी स्पीसीज होती हैं अगर वेरिएशन आती है तो उससे क्या होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या कर सकती है सर्वाइव कर सकती है। दूसरा, हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो इन्वायरमेंट चेंज होता है उसमें भी स्पीसीज क्या कर सकती हैं अडेप्ट, मतलब उसमें अनुकूल हो सकती हैं, ठीक है। फॉर्म द बेसिक ऑफ इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन होता है उसको भी क्या करती है ये फॉर्म करते हैं इवोल्यूशन होने में। समझ आया, ये हमारे क्वेश्चन का डिटेल आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अब समझो। इन राइजोट द टर्बुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोंजिया एट देयर टिप। जो राइजोट्स होते हैं वो टर्बुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो बियरिंग करते हैं स्पोंजिया पे, उनके टिप पर कौन होते हैं हमारे, बताओ ऑप्शन क्या है इसका, क्या होता है हमारा हाइपे, कौन होता है हमारा हाइपे, बी ऑप्शन इसका क्या एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। भाई राजेश ने ऑब्जर्व करा पैचेस ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडर, ये ब्लैक पाउडर किस पे, ऑन दी स्टेल ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड पर उसने क्या देखा ग्रीनिश पैचेस आ चुके थे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड स्पेसिफिक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड ही बताना। हम सभी को पता है कौन लग जाता है ब्रेड के ऊपर काफी समय बाद, फंगस, क्या लग जाती है हमारी फंगस। बट जो फंगस होती है, फंगस कौन सी, तो उसमें कौन सा होता है ब्रेड मोल्ड, यानी कि हमारा राइजोपस, कौन सा होगा राइजोपस। और कैसे प्रोड्यूस होती है, इट प्रोड्यूस बाय दी स्पोर फॉर्मेशन, जो बहुत जल्दी क्या करती है ग्रोथ करती है, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट क्या आपका, नेम इट्स वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने आपको, तो ध्यान रखना। हाइपे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस करा हुआ है, एंड द वेजिटेटिव पार्ट एंड टिनी बॉब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं स्पोंजिया, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी कि एक हमारा हाइपे हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा स्पोंजिया हो गया, ये दोनों क्या होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। समझ आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है देखो, इन ह्यूमन, ये आपका हेरिडिटी से है। इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जाइगोट। अभी मैंने आपको बताया था जाइगोट में कितने होते हैं बताओ, 46 या फिर 23 पेयर्स बोल सकते हो, ये पहले क्वेश्चन में डिस्कस करते थे। और ईच गैमेट में कितने होते हैं हमारे 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं 23, इसमें 26 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें कितने होते हैं 23। अब पहला तो हो गया, दूसरा क्या है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट आर कंसिडर टू बी रिस्पॉन्सिबल। यानी कह रहा है जो सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन करते हैं उसके लिए कौन से पेरेंट्स हमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप समझो, हमें पता है जो मेल होगा, मेल के पास क्या होगा हमारे पास एक्स वाई, और फीमेल्स के पास क्या होंगे एक्स एक्स, ठीक है। यहां से हमारा एक्स आएगा, यहां से हमारा एक्स आएगा, तो क्या बनेगा एक्स एक्स, यानी क्या होगी गर्ल्स होगी। यहां से हमारा क्या आएगा वाई आएगा, और यहां से एक्स आएगा, तो क्या बनेगा एक्स, यानी क्या होगा मेल होगा। यानी मेल और फीमेल के चांस कितने होंगे 50-50 होंगे, कितने होंगे 50-50 होंगे, मेल और लड़का हो गया लड़की हो गया, चांस कितने 50-50, यानी कि रेशियो क्या होगा 1:1। बट कौन रिस्पॉन्सिबल है, देखो फीमेल पे तो एक्स एक्स है, मेल के लिए क्या चाहिए वाई, और वाई किस में पास है मेल के पास, तो ध्यान रखना कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल। समझ आया आपका, मेल रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आपका जो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड से क्वेश्चन आपका आते जाता है एग्जाम में। डायहाइब्रिड को बच्चे लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो समझते हैं क्वेश्चन है क्या। भाई दो पी प्लांट है, एक जो है वो कैसा है हमारा राउंड ग्रीन है, यानी कि कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई। वहीं पर जो अनदर है हमारे साथ वो कौन सा रिंकल्ड येलो है। रिंकल्ड के लिए क्या यूज करना है स्मॉल आर आर, और येलो के लिए
कैपिटल वाई वाई, ठीक है, ये हमारा सॉरी ये हमारा स्मॉल वाई है और ये क्या हमारा कैपिटल वाई है। सीड्स प्रोड्यूस करें F1 प्रोजनी में हैव राउंड, जो F1 जनरेशन है उसमें क्या है हमारा आर आर वाई वाई, यानी क्या ही हमारी राउंड येलो। F1 में कौन है हमारा राउंड येलो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन F1 प्लांट आर सेल्फ्ड द F2 प्रोजनी विल हैव न्यू कॉम्बिनेशन। अब हम सभी को पता है, अभी आगे इसके एक स्लाइड है उसमें भी डिस्कस करेंगे, F1 में जो कैरेक्टर आएंगे वो कंबाइन करेगा तो नए कॉम्बिनेशन ऑफ कलर आएंगे, आपको बताना है वो क्या क्या होंगे। तो इससे लिए इसको समझने से पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, स्लाइड को देखते हैं। देखो अभी आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये किसका है हमारा डायहाइब्रिड का है, ठीक है। अब देखो ये बनेगा कैसे, अब इसको भी देखो मैं इसको अलग से समझा देता हूं। अगर हमारे पास येलो राउंड है, यानी हमारे पास पेरेंट जनरेशन क्या हमारे पास येलो राउंड है, तो देखो तो यहां पर क्या होगा आर आर वाई वाई, ठीक है। और ये किसका होगा हमारा येलो राउंड का, और ग्रीन का क्या होगा हमारा आर आर वाई वाई। अब यहां से क्या आएगा हमारे पास आर वाई और यहां से क्या आएगा हमारे पास आर वाई, ठीक है। जब इसकी हम क्रॉस पोलिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा आर वाई और आर वाई, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा F1 जनरेशन आ गई, क्या आ गया हमारे पास F1 जनरेशन। और ये क्या बनेगी हमारे पास येलो राउंड, क्या बनेगी हमारी येलो राउंड, जैसे आपको वहां डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसे गैमीट्स की बात करूं तो गैमीट्स क्या बनेंगे इससे, जब हम इसको क्रॉस करेंगे F2 के लिए तो इसे गैमीट्स क्या क्या बनेंगे सोचो, या मैं बता दूं। एक बार आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा, फिर कैपिटल आर होगा और हमारा स्मॉल वाई होगा, फिर हमारा स्मॉल आर होगा और क्या होगा कैपिटल वाई होगा, और क्या होगा हमारा स्मॉल आर होगा और हमारा क्या होगा स्मॉल वाई होगा। ये हमारे 4 गैमीट्स बनेंगे। फिर ये करेंगे क्रॉस करेंगे किसमें F2 जनरेशन में, तो वही है देखो। अब F2 में क्या है, हमने ये हमारे 4 गैमीट्स हैं और ये 4 गैमीट्स से क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे काफ़ी समय लगेगा, इसलिए आपके लिए टेबल बना दिए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा हमारा वाई वाई आर आर, ठीक है। ऐसे करके आपके 16 क्या बन जाएंगे, इसे क्या कहते हैं पुनीत स्क्वायर, क्या बोलते हैं पुनीत स्क्वायर टेबल कहते हैं इसी को। और इसमें क्या होगा, क्या देखो हमारे 16 बनते हैं जो किस रेशियो में होते हैं, हमारे रेशियो ध्यान रखना है इसका रेशियो क्या होता है 9:3:3:1, ये फिनोटाइप रेशियो होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या है, राउंड येलो भी बना है हमारा, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है, ठीक है। और हमारा येलो रिंकल्ड भी बना है, ठीक है। और क्या बना है ग्रीन राउंड भी बना है, यानी 3 अलग हुए, एक येलो राउंड, एक येलो रिंकल्ड और एक ग्रीन राउंड, और क्या हमारा येलो रिंकल्ड। तो हमारे 4 टाइप के बने हैं। कौन से बने, येलो राउंड बना है F2 में, और कौन सा बना है येलो राउंड बना है, येलो रिंकल्ड बना है, सॉरी ये नहीं होगा, ग्रीन रिंकल्ड और ग्रीन राउंड, 4 बने हमारे। अब पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, तो कौन कौन से बनेंगे हमारे बताओ। राउंड येलो बनेगा, राउंड ग्रीन भी बनेगा, रिंकल्ड येलो भी बनेगा और रिंकल्ड ग्रीन भी बनेगा। तो यानी कि ABCD चारों ऑप्शन कहां पर है आपके 4th ऑप्शन में, ये चारों बनेंगे F2 के अंदर, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। चलिए अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये बता देता हूं मैं आपको, इसका फिनोटाइप रेशियो पूछता है आपसे, देखो तो फिनोटाइप रेशियो याद रखना, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है हमारा 9:3:3:1, ठीक है। यहां पर 9 क्या होंगे हमारे येलो राउंड होंगे, ठीक है। फिर 3 क्या होंगे हमारे पास येलो रिंकल्ड होंगे, ठीक है। फिर क्या होंगे 3 क्या होंगे हमारे पास राउंड ग्रीन होंगे, और एक क्या होगा हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन होगा। ये हमारा रेशियो होता है, ठीक है। इसका जीनोटाइप पूछ लेगा आपसे, आप बच्चे इसका जीनोटाइपिक रेशियो जो है किसी को पता है कितना होता है, जिस बच्चे को भी पता था कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, इसका कमेंट में आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। जीनोटाइप देखते हैं कौन बच्चे हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये आपका मोनोहाइब्रिड से है, किससे? आपका मोनोहाइब्रिड से। अब समझो, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। बच्चा क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, गलती कर देता है, इसके अंदर ध्यान रखना। अगर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन में गलती होगी। एक टॉल प्लांटेड टीटी, देखो ऐसे लिख लो, ऐसे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, करने का तरीका सेम होगा। जिसे क्रॉस कराए किससे? स्मॉल टीटी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट विल बी रेशियो होगा टॉल का और ड्रॉप का बताना है, टॉल और स्मॉल का आपको रेशियो बताना है। तो देखो यहाँ से टी आएगा और एक यहाँ से टी आएगा, तो टी टी बनेगा। फिर यहाँ से टी आएगा, फिर ये टी आएगा, तो ये भी क्या बनेगा? टी टी बनेगा। यानी क्या हो जाएंगे ये तो हमारे क्या हो जाएंगे? टॉल हो जाएंगे। अब ये टी आएगा, फिर ये टी आएगा, तो टी टी हो जाएगा। फिर ये टी और ये टी, स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? स्मॉल, यानी ड्रॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे? ड्रॉप। तो रेशियो क्या होगा हमारे पास? ये भी दो ही है, यानी 2:2। देखो ऑप्शन में कहीं है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। तो हेरिडिटी के जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों का फिर प्रॉब्लम आती है। अब हेरिडिटी का भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सीबीएसई अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगी क्वेश्चन को, समझो। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल का मतलब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन किस एक्सटेंड तक बाउंड है ऑक्सीजन से, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो कितना बाउंड है हमारा किससे? ऑक्सीजन से। वो क्या बताता है? हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। अब क्या होता है, जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, यानी कि हम हाइट पर जाते हैं, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वहां डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डायरेक्टली रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल एज एल्टीट्यूड? आप खुद समझो, जब आप एक हाइट पर जाते हो तो होता क्या है? ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? कम होता है। यानी ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी क्या होगा? कम होगा। कब होगा? जब एल्टीट्यूड बढ़ेगा, समझो। यानी एल्टीट्यूड बढ़ने पर सैचुरेशन लेवल क्या होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। यानी देखो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, देखो एल्टीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है और ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो क्या है? उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हमारा क्यू ऑप्शन क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, बट एग्जाम में आने के चांस है तो जरूर डिस्कस कराएंगे। पहला क्या है? गिव रीजन, रीजंस बताने हैं आपको। पहला, हर्बीवोरस जो होती है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। सभी को पता है हर्बीवोरस में ग्रास खाते हैं, सेलुलोज होता है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। वहीं पर कार्निवोरस जो होते हैं वो मीट खाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है क्या होती है? लार्जर होती है। ठीक है सर, पहला एकदम समझ आया। दूसरा, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। जो हमारा थ्रोट होता है उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है ट्रैकिया में। होता क्यों है? जो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है ना, ये जो हमारा गला होता है थ्रोट, उसको कोलैप्स होने से बचाता है। उसका काम क्या होता है? कोलैप्स होने से बचाता है। हमारा बीवी क्वेश्चन समझ आ गया। सी, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब जो लंग्स होते हैं उनमें ना ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ एयर क्यों करते हैं? वो उनके पास ऑलरेडी वॉल्यूम क्यों रहता है हमेशा एयर का? इसके दो रीजन है। पहला क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजिली क्या हो सके? ट्रांसपोर्ट हो सके, यानी CO2 और O2 का इजिली क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। दूसरा, जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो कोलैप्स होने से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। कोलैप्स होने से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। ध्यान रखना, पहला लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, दूसरा CO2 और O2 को एक्सचेंज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या, देखो आपको डायग्राम दिया हुआ है, द वेरियस ट्रॉपिक लेवल दिए हुए हैं T1 T2 T3 T4 एट वट ट्रॉपिक लेवल था मैक्सिमम एनर्जी। अब मैक्सिमम एनर्जी किसके अंदर होगी? सभी को पता है किसमें होगी? T1 में। देखो T1 कहां पर है हमारा? ये डी ऑप्शन करेक्ट। सबसे कम किसके अंदर होगी? T4 के अंदर होगी। किसमें होगी? T4 में। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? वन वर्ड है, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर फूड ब्रेक डाउन होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड ऑब्जॉर्व होता है, फिर देन एब्जॉर्ब इन। तो कौन से ध्यान रखना हमारा? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, ईस्ट में, मशरूम में और ब्रेड मोल्ड में क्या होता है हमारा? जो फूड का ब्रेकडाउन होता है क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनवायरमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव रीजन वाई फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल। यानी फूड चेन के अंदर
चार्ज ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं होते? अभी आपने देखा होगा T1 T2 T3 और T4 तक थे, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होते? खुद समझो। जब प्रोड्यूसर जो होते हैं हमारे, वो क्या काम करते हैं? वो सनलाइट से कितने लेते हैं? 1% एनर्जी लेते हैं। देन प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, कितनी जाएगी? 10% ट्रांसफर होगी ट्रॉपिक लेवल पे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, वो 10% लेंगे उनका। फिर टर्शरी कंज्यूमर होंगे, वो उनका 10% लेंगे। फोर्थ तक जाते जाते वो एनर्जी ऑलरेडी बहुत कम हो जाती है, और फोर्थ के बाद अगर ट्रॉपिक लेवल होगा तो एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए ट्रॉपिक लेवल फोर्थ से ज़्यादा नहीं होते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो प्रोड्यूसर के पास कितनी 1000 जूल एनर्जी है, प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी होगी? फर्स्ट टॉपिक लेवल पे होगी 100 जूल, उससे कम कितनी होगी? 10 जूल, उससे कम कितनी होगी? 1 जूल। प्रोड्यूसर से फोर्थ टॉपिक लेवल तक कितनी होगी? 1 जूल होगी। अब उसके बाद अगर हम लेते हो कि नहीं, 0.1, जो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए टॉपिक लेवल होते हैं फोर्थ से ज़्यादा नहीं होते हैं। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे, जो कंसेप्ट था, आपका अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो फिजिक्स की आएगी, और 19 तारीख को ध्यान रखना हम लाइव मिलेंगे। ठीक है।